एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको इस चैनल के माध्यम से शिक्षा से संबंधित, चाहे वो बीएड हो चाहे वो डीएलएड हो, से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा हम करते हैं। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे बीएड से संबंधित, जो बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित है। बीएड फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर होता है, बचपन एवं अभिवृद्धि, इसको विभिन्न यूनिवर्सिटीज में विभिन्न नामों से भी जाना जाता होगा। हर यूनिवर्सिटी में इस पेपर को पढ़ाया जाता होगा, लेकिन हो सकता है कि उसका नाम अलग अलग हो। जितने भी शिक्षा के पाठ्यक्रम है, उनके अगर सिलेबस की बात की जाए तो उसके सिलेबस को जो निर्धारित करने का काम करता है वो एनसीटीई करता है। तो जो एनसीटीई ने निर्धारित किया है उसको हर विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा। ये हो सकता है कि यहाँ जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता हो वहाँ सेकंड या थर्ड में पढ़ाया जाता हो, यहाँ जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता हो वहाँ सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो एनसीटीई की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार जो भी पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है वो सभी यूनिवर्सिटीज में फॉलो उसका किया जाएगा। तो ये जो गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय या आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, इसमें अगर चर्चा किया जाए तो ये सेकंड पेपर होता है बचपन एवं अभिवृद्धि। विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमने बताया कि अलग अलग नामों से वहां ये चलता होगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड पेपर बचपन एवं अभिवृद्धि के नाम से ये चलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या होता है और इस पर्टिकुलर पेपर को इसमें शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो पेपर है बचपन एवं अभिवृद्धि से संबंधित, इसको क्यों शिक्षा के पाठ्यक्रम में रखा गया है। चाहे आप डीएलएड की बात करें तब भी आपको मिल जाएगा, अगर आप बीएड की बात करें तब भी मिल जाएगा, अगर आप एमएड की बात करें तब भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे उस विषय का नाम अलग होगा, लेकिन उसके कुछ चैप्टर्स जो है आपको वहाँ भी पढ़ने को मिलते हैं। तो ये क्यों शिक्षा से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम है उसमें क्यों इसको रखा गया है, हम चर्चा इस पे सबसे पहले कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इसका नाम बाल विकास भी है, कहीं कहीं इसका नाम शिक्षा मनोविज्ञान है, कहीं कहीं पे इसको केवल मनोविज्ञान के नाम से भी बच्चे जानते हैं। तो ये जो बाल विकास से संबंधित चीजें हैं, जैसे हमको किसी के से कोई काम लेना है तो हमको पहले उसके बारे में समझना होगा कि वो उसकी विशेषता क्या है, वह क्या जानता है। जब हम उसकी विशेषताओं को जान जाएंगे तब हम उससे अच्छे से काम ले सकते हैं कि वह क्या कहने पे, क्या करने पे, उसके साथ कैसा व्यवहार करने पे वो अच्छा काम करेगा। तो अगर हमको इसकी जानकारी हो गई तो हम उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करके उससे हम अच्छा काम ले सकते हैं। सेम वही प्रकार जब आप किसी बच्चे को पढ़ाने जाते हैं या कोई अध्यापक जो है, कोई छात्राध्यापक जो है, वो जब बच्चे को पढ़ाने जाएगा तो उस बच्चे की क्या विशेषता है, उस बच्चे में स्वाभाविक विकास किस प्रकार से होता है, इसको उसको जानना जरूरी है। जब तक वह उस बच्चे के बारे में समझेगा नहीं तब तक वह उसको शिक्षण नहीं कर पाएगा, टीचिंग नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है कि उस बच्चे की विशेषता क्या है और वो विकास की किस अवस्था में है और विकास की उस अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसको जानना जरूरी होता है। और बहुत सारी जो विशेषताएं होती हैं विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न स्टेजों पे, विभिन्न अवस्थाओं में। जैसे जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसकी कुछ और विशेषताएं होती हैं, जब वह बाल्यावस्था में पहुंच जाता है तो उसकी कुछ और विशेषताएं होती हैं, जब वह किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो उसकी कुछ और विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमको ये देखना होगा कि बच्चा किस अवस्था में है और उस अवस्था की विशेषता क्या है, उस बच्चे की विशेषता नहीं, उस अवस्था की क्या विशेषता है। जब उस अवस्था की विशेषता को हम जानेंगे तो निश्चित रूप से वह बच्चा अगर उसी अवस्था में है तो उसके अंदर भी वही विशेषताएं पाई जाएंगी, ना कि किसी दूसरी अवस्था की। तो बच्चे को समझने के लिए, बच्चे को हमको पढ़ाना है, बच्चे को हमको समझाना है, बच्चे को हमको मोटिवेट करना है,
तो बच्चे को समझने के लिए हमको ये पेपर पढ़ना होता है जिसमें विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित बातों का वर्णन होता है। और जब तक हम बच्चे को समझेंगे नहीं तब तक हम उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। बच्चा तेज है, बच्चा औसत दर्जे का है, बच्चा निम्न दर्जे का है, किस दर्जे का, उसको कैसे हम समझेंगे? बच्चा क्या करना ज़्यादा पसंद करता है, उसी के माध्यम से उसको शिक्षा दिया जाए। जैसे खेल खेल के में शिक्षा कहाँ से आया? बच्चों की, जो छोटे बच्चे शैशवावस्था बाल्यावस्था में होते हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है खेलना। तो उसी प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके ये लाया गया कि बच्चे को अगर खेल खेल में शिक्षा दिया जाएगा तो वह बच्चा ज़्यादा सीखने का सीखेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वह खेल भी खेलता है और उसी के साथ वह सीखता भी है। दो काम एक साथ होता है। तो बच्चे को लगता है हम तो खेल रहे हैं, लेकिन जो अध्यापक उसका होता है वो उसी के माध्यम से उसको क्या करता है, सिखाने का काम करता है। तो इस प्रकार से बच्चे को समझने के लिए ही इस पेपर की व्यवस्था की गई है आपके पाठ्यक्रम में। बाकी अब इसके पाठ्यक्रम में है क्या क्या, इस सिलेबस में क्या क्या है, आपको इस पेपर में पढ़ना क्या क्या है, हम उसकी चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक 5 यूनिट में टोटल बटा हुआ है। टोटल ये 5 यूनिट में बटा हुआ है और हर यूनिट में अलग अलग चैप्टर के माध्यम से हमको चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला जो चैप्टर है, पहला जो यूनिट है, उसका पहला चैप्टर जो है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ना है, प्रकृति पढ़ना है, क्षेत्र पढ़ना है एवं उसकी उपयोगिता पढ़ना है। यानी शिक्षा से संबंधित बातें क्या है, मनोविज्ञान क्या है, और शिक्षा मनोविज्ञान जब दोनों मिलता है तब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है, उसकी उपयोगिता क्या होती है, इससे संबंधित बातें इसमें पढ़ेंगे। आगे है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विभिन्न विधियां हैं उसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो तीसरा चैप्टर होगा वो बाल विकास का अर्थ होगा, प्रकृति होगा, विशेषताएं होंगी एवं अवस्थाएं होंगी। बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास की प्रकृति क्या होती है, बाल विकास की विशेषताएं क्या होती हैं, और बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। आगे है विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अधिगमकर्ताओं की विशेषताएं। जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं उसमें अधिगमकर्ताओं की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जैसे हमने आपको बताया कि शैशवावस्था में बच्चों की विशेषताएं कुछ अलग होती हैं, बाल्यावस्था में कुछ अलग होती हैं, उस किशोरावस्था में कुछ अलग होती हैं, और उसी विशेषताओं को ध्यान में रख करके ही हम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो विभिन्न स्टेजेज में जो उस बच्चे की विशेषता होगी उसी के बारे में हम चर्चा इसमें करेंगे। अगला जो चैप्टर होगा वो अधिगमकर्ताओं का संवेगात्मक विकास, यानी बच्चे का जो संवेगात्मक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, उसकी चर्चा हम उसमें करेंगे। संवेग होता क्या है, संवेग का अर्थ, संवेग की परिभाषा, संवेग की विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं, इसकी चर्चा उस चैप्टर में हम करेंगे। और जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट है, अधिगमकर्ताओं का संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी अधिगमकर्ता जो होता है उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, और पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो पहले यूनिट में टोटल कुल 6 चैप्टर हैं। इस 6 चैप्टर से संबंधित बातों को इसमें चर्चा करना है। जो सेकेंड यूनिट में आएंगे तो सेकेंड यूनिट में आपको लर्निंग के बारे में पढ़ना है, सीखने के बारे में पढ़ना है, अधिगम के बारे में पढ़ना है। यानी उसी को हम अधिगम कहते हैं, उसी को सीखना कहते हैं, उसी को लर्निंग कहते हैं। तो सीखने का अर्थ, सीखने की प्रकृति, सीखने का जो विभिन्न सिद्धांत है, जैसे पावलोव का सिद्धांत है, उसके बाद स्किनर का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है, तो इस टाइप थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ये आपको आपके सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सीखने को प्रभावित क्या क्या करता है, हम उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। आगे है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन मिलता क्या है, आंतरिक प्रेरणा क्या है, बाह्य प्रेरणा क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हमको इस चैप्टर में करना है। आगे जब यूनिट थर्ड में हम आएंगे तो इसमें कुल 3 चैप्टर हो गए यूनिट सेकंड में। पहले यूनिट में 6 चैप्टर थे और सेकेंड यूनिट में कुल 3 चैप्टर हैं। लेकिन लेंदी ये भी है क्योंकि जब सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो यहाँ 4-5 मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को आपको पढ़ना होगा, तो ये भी लेंदी चैप्टर हो जाएगा। आगे आप आएंगे यूनिट थर्ड में तो बुद्धि के बारे में पढ़ना है। बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि की प्रकृति क्या है, बुद्धि का सिद्धांत और बुद्धि का मापन।
तो इसमें भी बहुत सारे सिद्धांत हैं बुद्धि के, एक तत्व, दो तत्व, बहुतत्व, इस टाइप के सिद्धांत बहुत सारे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे हमको पढ़ना है। व्यक्तित्व का भी अर्थ, प्रकृति, सिद्धांत और मापन पढ़ना है कि व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है, व्यक्तित्व का परिभाषा क्या होता है, व्यक्तित्व का प्रकृति क्या होता है, सिद्धांत क्या, कौन कौन से सिद्धांत हैं और मापन क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का अर्थ पढ़ना है, प्रकृति पढ़ना है और मापन पढ़ना है। तो इस प्रकार से 3 मुख्य चैप्टर इसमें आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 4 की बात करेंगे तो विशिष्ट अधिगमकर्ताओं का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं एवं शिक्षा, यानी जो विशिष्ट अधिगमकर्ता हैं, जैसे जो विकलांग टाइप का के बच्चे होते हैं, दिव्यांग टाइप के बच्चे होते हैं, या मंद बुद्धि होते हैं, या बहुत तीव्र बुद्धि होते हैं, वो सब एक्सेप्शनल में आते हैं, यानी विशिष्ट अधिगमकर्ता में आते हैं। तो इस प्रकार से हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे कि जो विशिष्ट बालक है उसका अर्थ क्या होता है, उसका प्रकार क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और उनको शिक्षा देने की कौन कौन सी तकनीकें हैं। जैसे आप देखते हैं ब्रेल लिपि का उपयोग कब आया, उपयोग क्यों किया जाता है, जब बच्चे अंधे होते हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत होगी, अंधे हैं तो उनको दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो किताब कापी पढ़ नहीं सकते हैं, तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया और ब्रेल लिपि के माध्यम से वो बच्चे पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अन्य जो विशिष्ट बच्चे हैं, बालक हैं, उनको पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन कौन सी तकनीकें होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आगे जब यूनिट 5 में हम आएंगे तो इसमें शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के बारे में चर्चा, शिक्षा मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है, उसका शिक्षा में किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे है केंद्रवर्ती प्रवृत्ति की मापों का मापन किस प्रकार से होता है, उस पर चर्चा। इसमें आपको मध्यमान, माध्यिका और बहुलक के बारे में आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। आगे विचलन मानों का मापन पढ़ना है। विचलन में क्या क्या आता है, विस्तार यानी रेंज आता है, चतुर्थांश आता है और मानक आता है, इसके बारे में चर्चा करना है। सामान्य संभावना वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में भी आपको पढ़ना है, और उसकी विशेषता और उसके उपयोग क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट में आपको सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ना है, सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है जो सेकंड पेपर का है, बचपन एवं वृद्धि क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, एक दो पेपर को लेकर के कि पेपर किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहले आपको हमने बताया कि बीएड के बारे में पूरा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। 4 पेपर पढ़ने हैं, चारों 100 नंबर के होंगे, जिसमें से 20 नंबर का हर पेपर में असाइनमेंट लिखना होगा, 80 नंबर का आपका लिखित का परीक्षा होगा। बाकी फिर 4 आपको प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है, हर फाइल 50-50 नंबर की होगी। तो इस प्रकार से 400 नंबर का आपका लिखित परीक्षा एक तरीके से यानी थ्योरी होता है, और 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। फर्स्ट ईयर में आपको इस तरीके से पढ़ना है, जो हमने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। इस क्लास में हमने आपको सेकंड पेपर के सिलेबस की चर्चा किया कि हमको सेकंड पेपर में पढ़ना क्या है। सेकंड पेपर इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है कि सबसे पहले क्योंकि ये यूपी टेट में भी महत्वपूर्ण है, सी टेट में भी महत्वपूर्ण है, और टीचिंग लर्निंग के बारे में भी इसमें हम पढ़ते हैं। तो यह यूजीसी नेट या आप जेआरएफ की जो परीक्षा देते हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने सबसे पहले इसको चुना कि इसी को शुरुआत किया जाए, और धीरे धीरे करके आपको हम चारों पेपर के बारे में पढ़ाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, आप शिक्षक शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम देना है आपको, आप बीएड कर रहे हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से आप जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं, और अपने सहपाठियों में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। बाकी अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जब प्रश्नों को भी आप सीख लेंगे, उसके बाद कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आप जान लेंगे, तब हम पढ़ाना शुरू करेंगे कि आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। जब वो चीज़ दिमाग में रहेगा तो आपको समझने में थोड़ा सा सहूलियत होगा, आसानी होगी। तो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और बाकी फिर उसके बाद हम एक एक करके शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, उपयोगिता एक एक करके हम फिर अब शुरुआत करेंगे और उस पर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो फिर से एक बार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, जिससे
अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको लाभ मिले। धन्यवाद, नमस्कार।